जय हिंद दोस्तों। पार्ट 1 में आपने और हमने सीखा कि इन्वेस्ट करना क्यों है और करना कैसे है, करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए और इससे लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आपको जानना है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल से जानना है तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं ऊपर राइट हैंड साइड पे लगा दूंगा। आज हम चेक करेंगे और आज हम जानेंगे पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट टू में पहले जैसे हमने जाना कि इन्वेस्ट करना क्यों है, और जैसे कि हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हम जानते हैं कि पहले स्टॉक मार्केट होता है क्या है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, स्टॉक मार्केट सिर्फ एक मार्केट प्लेस है। जिस तरह से हम मार्केट में जाते हैं, अपने बाजार जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, सुपर मार्केट में जानते हैं, उसी तरह से सुपर मार्केट या बड़ा मार्केट है जहाँ पे शेयर्स की खरीदी और बिक्री होती है, शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अब शेयर खरीदने और बेचने के लिए जैसे हम मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो हज़ारों तरह की दुकानें हैं, मॉल है, सुपर मार्केट है। तो इसी तरह हमारे पास भी शेयर मार्केट में 2 सुपर मार्केट हैं और उस सुपर मार्केट को बोलते हैं हम एक्सचेंज। 2 एक्सचेंज जो हैं उनका नाम है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें सबसे पुराना है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो शुरू हुआ था 1875 में, 1875 दोस्तों। और बीएसई में टोटल लिस्टेड जो कंपनी है, टोटल शेयर्स की खरीदी बिक्री जो होती है इसमें बीएसई में, इस यहाँ पे हैं 5311 कंपनियाँ। एनएससी हमारा बहुत नया है, इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में और इसमें अभी तक टोटल जनवरी 2023 के हिसाब से टोटल 2113 कंपनियां हैं जिनमें कारोबार होता है। तो एक्सचेंज होता क्यों है? एक्सचेंज एक जैसे बताया मार्केट प्लेस है, वहाँ पे 2 सुपर मार्केट हैं, एक है एनएससी और एक है बीएसई। आपको जिसमें से भी सामान लेना है, जिसमें से भी शेयर लेना, आप ले सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी कंपनियां जो एनएससी पे लिस्टेड हैं वो सारी बीएसई पे भी लिस्टेड हैं। बीएसई पे बहुत सारी कंपनियां इसलिए हैं क्योंकि बीएसई पे बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां भी हैं, लेकिन एनएससी में बहुत बड़ी कंपनियां ही होती हैं और एनएससी का कंप्लाइंस थोड़ा ज़्यादा तगड़ा है। और एनएससी में जब कंपनियां रजिस्टर होती हैं उनमें खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए एनएससी में बहुत ज़्यादा कंपनियां नहीं हैं, छोटी कम कंपनियां हैं। हालांकि बीएसई में बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं। कोई भी छोटी कंपनी जो लिस्ट होती है, सबसे पहले उनकी कोशिश रहती है कि बीएसई पे लिस्ट कराएं क्योंकि वहाँ पे खर्चा कम लगता है। अब चेक करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट है, मतलब कौन कौन भागीदार है, कौन कौन लोग मार्केट में हैं इस समय। तो मार्केट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं, बहुत बहुत बड़े वाले हेड फंड काम करते हैं, बहुत बड़े लोग, छोटे लोग, सब लोग काम करते हैं। इनको बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट, जैसा कि नाम से दर्शा रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, रिटेल पार्टिसिपेंट। इसमें हम आप आते हैं, जिसमें हमारे जैसे लोग, कोई भी इंडिविजुअल जाके ट्रेड कर सकता है। दूसरी कैटेगरी है एनआरआईज और ओसीआईज। एनआरआईज होते हैं वो भारतीय जो देश छोड़ के दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, उन्हीं को ओसीआईज भी बोला जाता है। तीसरी कैटेगरी है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मतलब जो इंडिया में रहने वाले और इंडिया में काम करने वाले बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जैसे अदानी, टाटा, बिरला, ये सब जो कंपनियां हैं, कॉरपोरेट हाउसेस हैं, उनको बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। चौथा है डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनियां। डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनियां यानी एएमसी, आपने कभी कभी टर्म सुना होगा एएमसी। एएमसी होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस। जो हमारे म्यूचुअल फंड्स जितने भी होते हैं वो आते हैं डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में। म्यूचुअल फंड्स के एग्जाम्पल हो गए तुम्हारा एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निपॉन म्यूचुअल फंड, इस तरह की बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स हैं। पांचवा और आखिरी कैटेगरी है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जैसे कि नाम से बता रहे हैं, जो भी इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर जो इंडिया के बाहर हैं, इंडिया के रेजिडेंट नहीं हैं, वो जब इन्वेस्ट करते हैं उनको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में काउंट करते हैं। बात, अगर मैंने आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू एडिशन किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा सभी कमेंट्स को पढ़ने का और उनका जवाब दें। अब जब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं एक साथ और यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फिजिकल गुड्स तो मिलता नहीं है, जैसे कि बताया एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट एक ब्रिक्स और मोटार की दीवारों वाली कंपनी तो है नहीं जिसको आप फिजिकली देख सकते हो। ये सारा काम कंप्यूटर पर हो रहा है और सारा काम कैश में हो रहा है।
सारा लेन देन जो हो रहा है पैसे का लेन देन हो रहा है। तो जहाँ भी पैसे का लेन देन होता है वहाँ पे दो चीज़ें काम करती हैं, एक ग्रीड और फियर। तो फियर में आके कोई कुछ गलत कदम ना उठा ले, या ग्रीड में आके कोई कुछ गलत ना कर दे किसी दूसरे के साथ, या कोई धोखाधड़ी कोई स्कैम ना हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, रेगुलेटर्स में पहला नाम आता है सेबी का। सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश की है जिसको सेबी कहते हैं। यही सारा शेयर मार्केट में काम कैसे होगा, कौन कैसे काम करेगा, किसके लिए क्या फ्रेमवर्क है, किसकी जिम्मेदारी क्या होगी, वो सारा कुछ सेबी ही डिसाइड करता है। और कोई भी कंपनी जो मार्केट में डील करती है, किसी भी लेयर पे कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल डील करता है, वो सब सेबी के रेगुलेशन के अंडर में आते हैं। कोई भी नियम सेबी बनाता है। अगर किसी कोई नियम तोड़ता है तो उस पर जुर्माना भी सेबी लगाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन भी सेबी करता है। तो सेबी का बेसिक काम है रेगुलेट करना, और मेन मोटो होता है सेबी का कि रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं हम आप जैसे, उनको सेफगार्ड करना। और उनको सेफगार्ड कैसे करते हैं, आप मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, उसके बाद बहुत पैसा है, कोई एक छोटी सी कंपनी उठाई, उसने सारे शेयर्स खरीद लिए, तो रिटेल आदमी के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, जो भी प्रॉफिट होगा वो तो वो ले गया। तो इसको भी रेगुलेट करती है गवर्नमेंट, इसको भी रेगुलेट करती है सेबी। और मान लीजिए कोई स्कैम कर रहा है, जैसे कि आपने सुना होगा सत्यम स्कैम हुआ था अभी कुछ सालों पहले, सत्यम कंप्यूटर्स ने जो स्कैम किया था राजू रामालिंगम ने, उसको पिनलाइज किसने किया, सेबी ने किया। और सेबी ये इंश्योर करती है कि आगे चल के इस तरह के स्कैम ना हो। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि स्कैम कैसे हुआ, और उसके बाद फ्रेमवर्क बनाया कि आगे आने वाले समय में कोई भी इस तरह का स्कैम ना कर पाए। तो यह है सेबी का लीगल फ्रेमवर्क। इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए सेबी ने एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया है। कोई भी कंपनी जब सेबी के अंडर में काम करेगी, स्टॉक मार्केट में काम करेगी, वो सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से काम करेगी, उसके द्वारा बनाए गए फ्रेमवर्क के अंदर काम करेगी। अब यहाँ पे एक मैंने फ्रेमवर्क का एक लीगल डॉक्यूमेंट जो सेबी की वेबसाइट पे है, वो उसका लिंक यहाँ पे दे रखा है। अगर आप चाहें तो इस पर क्लिक करके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं इत्मीनान से। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसमें क्रिसल, ICRA, CARE ये सब आते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से इसका काम होगा, सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है। डिबेंचर ट्रस्टी क्या होते हैं, डिपॉजिटर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम आगे पता करेंगे। सबसे पहली चीज़ है द स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, स्टॉक ब्रोकर एक ऐसी कंपनी होती है जो शेयर मार्केट और हमारे बीच एक लिंक होती है, क्योंकि हम डायरेक्ट सेबी से, डायरेक्ट एक्सचेंज से बात नहीं कर सकते, हम शेयर ब्रोकर के थ्रू जाते हैं। तो शेयर ब्रोकर हमें एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे जाके हम शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। तो शेयर ब्रोकर के एग्जांपल पे हमारे पास इस समय बहुत सारा कुछ है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो शेयर ब्रोकिंग का काम करती हैं। आपने सुना होगा जीरोधा, अपस्टॉक, धन ऐप, कोटक सिक्योरिटीज़, HDFC सिक्योरिटीज़, ये सारी कंपनीज़ हैं जो स्टॉक ब्रोकर की तरह काम करती हैं। इनका बेसिक काम होता है कि हमें एक प्लेटफॉर्म देना, यूज़र को एक प्लेटफॉर्म देना जिस प्लेटफॉर्म पे जाके शेयर का लेन देन किया जा सके। अब एक स्टॉक ब्रोकर को सेलेक्ट कैसे करें, इतने सारे स्टॉक ब्रोकर हैं तो उनमें सेलेक्ट कैसे करें हम। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेटफॉर्म, कि शेयर ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म है ये यूज़र फ्रेंडली है, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम शेयर ब्रोकर के पास जा रहे हैं और कोई शेयर ब्रोकर हमने सेलेक्ट कर लिया और वो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए पहले हम चेक करेंगे शेयर ब्रोकर का टर्मिनल, जहाँ पे हम शेयर्स का ट्रांजैक्शन करेंगे वो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि शेयर ब्रोकर का सपोर्ट सिस्टम, अगर हमें कोई दिक्कत आती है तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जो चलता है या नहीं चलता है, चैट है कि नहीं है, ईमेल पे प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं मिलता है, ये चेक करेंगे हम। उसके हो जाने के बाद एंड ऑफ द डे शेयर ब्रोकर हमको, जो ब्रोकर है हमारा, वो हमें प्रॉपर रिपोर्ट देता है कि नहीं देता है। प्रॉपर रिपोर्ट से मतलब कि हमने जो भी शेयर खरीदा या बेचा उसका क्या वैल्यू था, उसकी क्या प्राइस थी, कितने शेयर्स थे, कौन सी कंपनी के शेयर्स थे, किस टाइम पे हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ, ये सारी रिपोर्ट्स हमको मिलनी चाहिए। बाकी तीसरी चीज़ है ब्रोकरेज। शेयर मार्केट में काम करने के लिए जो स्टॉक ब्रोकर होता है वो कुछ कमीशन लेता है आपसे पर ट्रांजैक्शन के लिए। जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, जो भी खरीदी या बिक्री करते हो, उसके ऊपर एक ब्रोकरेज चार्ज लगता है जो कि शेयर ब्रोकर आपसे लेता है। चौथी चीज़ है कि शेयर ब्रोकर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बहुत मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे हम, जैसे पहले बताया गया कि किसी मार्केट में फिजिकल इन्वायरमेंट में कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और शेयर ब्रोकर आपका ट्रांसपेरेंट है
एग्जैक्ट प्राइसेस दिखा रहा है, जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके साथ आपकी धोखाधड़ी नहीं हो रही है, जो भी आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट में अपनी, वो सेफ एंड सिक्योर है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद शेयर ब्रोकर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। शेयर ब्रोकर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, पहले हमने पता किया प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म हमको देता है जहाँ पे हम शेयर मार्केट में खरीद या बेच सकते हैं। दूसरा है कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी। कॉल एंड ट्रेड क्या होता है, एक तो होता है हम ब्रोकर के टर्मिनल पे जाके और वहाँ से डायरेक्ट खरीद या बेच सकते हैं। दूसरा, अगर हम कहीं दूसरी जगह हैं जहाँ पे नहीं प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, तो सीधे अपने शेयर ब्रोकर को कॉल करके कॉल ऑन ट्रेड कर सकते हैं, कॉल करके कोई भी शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। तीसरी चीज़ शेयर ब्रोकर जो देता है आपको, वो देता है मार्जिन। मार्जिन क्या बोला है भाई, मार्जिन है जो भी आपके पास अकाउंट में पैसा होता है उस पैसे से भी ज़्यादा आपको मार्जिन दे दिया जाता है आपको ट्रेड करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है लेकिन आपको 110 रुपये का सौदा खरीदना है, तो बहुत सी जगह ट्रेडर शेयर मार्केट के, जैसे कि आपके पास आपके अकाउंट में 100 रुपये है लेकिन आपको 110 रुपये का सौदा खरीदना है, तो आपका ब्रोकर क्या करेगा, आपको 10 रुपये का मार्जिन दे देगा। इसके लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिसको फुलफिल करना होता है, तो मार्जिन वहाँ से आपको मिल जाता है। तीसरी चीज़ होती है आपको एंड ऑफ द डे कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट, आपका शेयर ब्रोकर जो भी आपका शेयर ब्रोकर है वो आपको एंड ऑफ द डे कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रोवाइड कराएगा, जिसमें लिखा होगा कि आपने दिन भर में क्या किया, कैसे किया, किसके साथ किया और कितने प्राइस पे आपका लेन देन हुआ, कितने क्वांटिटी हुई, इन सब का ब्यौरा आपको देगा। चौथी चीज़ होती है फंड ट्रांसफ़र। आपके बैंक अकाउंट में फंड होता है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आपका ब्रोकर फंड ट्रांसफ़र की फैसिलिटी देता है। और फंड ट्रांसफ़र से ही आप मान लीजिए जो पैसा आपने कमाया वो आप अपने बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको ब्रोकर देता है। तो ब्रोकर के बाद है डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी क्या होता है, चलो चेक करते हैं डिपॉजिटरी क्या होता है। जैसे हम कोई भी मकान दुकान खरीदते हैं या कोई भी हम सौदा खरीदते हैं, तो उसकी एक रिसीट मिलती है हमें, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिलती है हमें, जिससे हम प्रूव कर पाएँ कि हाँ हमने ये चीज़ हमारी है। एक अथॉरिटी लेटर है जो प्रूव करता है कि फला चीज़ हमारी है। उसी तरह से जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में आपको एक पेपर दिया जाता था, एक बड़ा सा स्टाम्प पेपर की तरह पेपर होता था जिसमें लिखा होता था कौन सी कंपनी के शेयर हैं, कितने शेयर हैं और किस बंदे के शेयर हैं, जो एक प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट होता था कि आपके पास ये शेयर हैं। लेकिन 1992 में हर्षद मेहता स्कैम आपको याद होगा, आप सुने होंगे कभी, हर्षद मेहता ने एक स्कैम किया था। तो उस दौरान ये सारे पेपर चलते थे, तो पेपरों में बहुत सारी धांधली होने की संभावना है। मान लीजिए आपका पेपर जल गया, आपका पेपर भीग गया, फट गया, किसी ने चुरा लिया, तो आप क्या करेंगे, ठीक। और पेपर को भी प्रिंट होने में समय लगता था, 14 दिन का समय होता था पहले जब आपको पेपर प्रिंट होकर मिलता था। मान लीजिए आप अपने शेयर खरीदा और 14 दिन बाद आपको पेपर प्रिंट होकर मिलता था। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि इसको हम डीमटेरियलाइज फॉर्म में या डीमैट में हम रखेंगे। और डीमैट का मतलब क्या होता है, शेयर का सर्टिफिकेट ना होके ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके एक अकाउंट में रहेगा। जिस तरह से बैंक अकाउंट में आपके पैसे फिजिकल फॉर्म में ना होके इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में होते हैं, उसी तरह से डीमैट अकाउंट में आपके जो शेयर्स हैं वो डीमैट के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिकल आइडेंटिटी के रूप में रहेंगे, जहाँ पे आपका नाम, आपका पता और आपके कितने शेयर हैं, कौन सी कंपनी के शेयर हैं, किस रेट पे खरीदे गए हैं, सारा कुछ दर्ज होगा, जिससे कि चोरी होने की संभावना, जलने फटने कटने की संभावना और धोखाधड़ी होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। गवर्नमेंट ने 2 डिपॉजिटरी बनाई 1996 में। पहले का नाम है NSDL, दूसरे का नाम है CDSL। ये 2 तरह के डिपॉजिटरी हैं जो हमको फैसिलिटेट करती हैं ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर्स में। उसके बाद आता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन। अब क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या करता है, आपने जो भी ट्रांजैक्शन स्टॉक ब्रोकर के पास किया, स्टॉक ब्रोकर के टर्मिनल पे आपने शेयर खरीदा या बेचा, तो आपने शेयर खरीद लिया, बेच लिया, लेकिन इस पे कौन नज़र रखेगा कि शेयर किसने खरीदे, जिसने खरीदे उसको मिले हैं कि नहीं, और जिसने बेचे हैं उसको पैसा मिला या कि नहीं मिला। तो ये चीज़ को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने
कंपनीज बना रखी है, दो कंपनी है, एक एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड जो एनएससी की है, दूसरा है इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि बीएससी की है। ये दोनों का काम सिर्फ इतना होता है कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया उसको क्रॉस वेरीफाई कराएं कि कोई भी धोखेधड़ी की गुंजाइश ना रह जाए, कि आपने किस प्राइस पे शेयर खरीदा, किस कंपनी का शेयर खरीदा, किस समय शेयर खरीदा, वो चीज़ दूसरे पार्टिसिपेंट से एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। आपने जो शेयर खरीदा उसकी वैल्यू जिसने वो बेचा उसको ट्रांसफ़र होनी चाहिए, आपके अकाउंट में आपका शेयर आना चाहिए और बेचने वाले के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। ये काम होता है क्लियरिंग कॉरपोरेशंस का। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है यहाँ पे, जहाँ से आप आसानी से पता कर पाएंगे, आसानी से रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। मान लीजिए पर्सन 1 है जो बायर है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, और ये दूसरा पर्सन है जो सेलर है। अब बायर कैसे बाय करेगा? बायर पहले जाएगा अपने बैंक के पास, बैंक अकाउंट खुलवाएगा, बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद जाएगा वो स्टॉक ब्रोकर के पास, जैसे आप स्टॉक धन या जीरोधा के पास जाएगा, उसके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएगा। क्या खुलवाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के बाद बैंक से वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा। पैसा ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद अब जाएगा ये टर्मिनल पे, जो स्टॉक मार्केट में पैसा ट्रांसफर करने के बाद यूजर 1 जो बायर है वो जाएगा टर्मिनल पे, एक्सचेंज के टर्मिनल पे। वहां पे जाके जो भी उसे शेयर खरीदना होगा उसको सेलेक्ट करेगा और प्राइस सेलेक्ट करेगा और प्राइस की बिड करेगा, भाई मैं इतने प्राइस पे ये शेयर खरीदना चाहता हूं। ये चीज डिस्प्ले होगी एक्सचेंज पे। उसी तरह से जो सेलर है, सेलर भी सेम प्रोसेस से जाएगा, अपना बैंक अकाउंट खुलवाएगा, फिर ट्रांजैक्शन के लिए ब्रोकर चूज करेगा और ब्रोकर के टर्मिनल पे जाके जो भी शेयर उसे बेचना है उसका प्राइस, उसका नाम, सब कुछ मेंशन करेगा। अब इसमें फिर आता है एनएससी बीएससी का काम। एनएससी बीएससी जो एक्सचेंज है वो क्या करेंगे? वो प्राइस देखेंगे कि दोनों प्राइस मैच हो रहे हैं कि नहीं। जैसे ही दोनों प्राइस, सेलर और बायर के प्राइस मैच होंगे, वो तुरंत ट्रांजैक्शन कर देगा और ट्रांजैक्शन करने के बाद वो डिटेल भेज देगा क्लियरिंग कॉरपोरेशन को कि किसने शेयर खरीदा, किसने बेचा है, कौन सी कंपनी का शेयर खरीदा गया है, किस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ये सारा ट्रांजैक्शन का जो डिटेल है क्लियरिंग कॉरपोरेशन, एनएससीएल और आईसीसीएल, ये दोनों क्रॉस वेरीफाई करेंगे, दोबारा से मैच करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जिसने शेयर खरीदा है, पर्सन ए ने जो शेयर खरीदा है, उसको उसके डीमैट अकाउंट में उसके शेयर्स ट्रांसफर हो जाएं, और जिसने शेयर बेचा है, पर्सन 2 ने जो सेलर है, उसके डीमैट अकाउंट से वो शेयर्स निकल के और बायर के डीमैट अकाउंट में चले जाएं, और जो भी पैसा बायर 1 से लिया गया है वो पैसा वापस निकल के और पर्सन 2 सेलर के अकाउंट में चला जाए एट द एंड ऑफ द डे। और ये जो सारा प्रोसेस है, जो भी सारा प्रोसेस हो रहा होता है, ये सारा बैकएंड में हो रहा होता है, हमें कुछ नहीं दिख रहा होता, हमको सिर्फ इतना दिख रहा होता है, एक ट्रेडिंग टर्मिनल जिसपे प्राइजेस दिख रहे होते हैं और हम ट्रांजैक्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों को, ये सारा जो तामझाम है, जितनी भी रेगुलेशन है, सबको कौन करता है? स्टॉक मार्केट का पापा सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इंश्योर करता है कि कोई भी अपने काम में कोई ढिलाई ना बरते। सभी एजेंसीज, चाहे वो क्लियरिंग एजेंसी हो, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे वो ब्रोकर हो, सभी अपना काम ऑन टाइम कर रहे हैं और जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका पैसा सेलर को जा रहा है और जो भी शेयर बाई करने वाला है उसके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से। और इस बीच में कोई भी धोखेबाजी या कोई भी धांधली या कोई भी स्कैम नहीं हो रहा है। अगर कुछ हो रहा है तो उस पर नकेल कसने की जिम्मेदारी सेबी की है और उस पर रेगुलेशन लाने की जिम्मेदारी सेबी की है। तो ये था हमारा पूरा सेशन स्टॉक मार्केट में, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 2। इसमें हमने जाना कि किस तरह से बैकएंड में काम होता है। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक लिस्ट कैसे होते हैं, जिसको आईपीओ बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसको डिटेल में समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर मैंने आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू एडिशन किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा सभी कमेंट्स को पढ़ने का और उनका जवाब देने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। जय हिंद।